अच्छा ना, यहाँ पे मेरा कहना है, सी वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम। तो जब हम इसको सोचने भी लगते हैं ना, ऑल्टरनेटिव भी सोचते हैं, तो वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेकेंड काइंड ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो नया हम बनाएंगे वो हम ऐसा बनाएंगे। और मेरा क्वेश्चन ही वहीं पे होता है, अरे हम होते कौन है बनाने वाले? क्यों? ये इट्स नॉट अबाउट हु इज दैट रेगुलेटर, क्योंकि वो नॉलेज है उसके पास कि नहीं, विजडम है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं, कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, उसके बावजूद। और उसके लिए ये सब हम क्यों डिबेट करते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं चला है तो दूसरा प्लानिंग लाओ, तीसरा प्लानिंग। भाई वाई कांट वी सिंपली ट्रस्ट द इंडिविजुअल्स एज अ लर्नर्स, एज एन टीचर्स, एज एन प्रैक्टिशनर्स, एज एजुकेशनिस्ट, एज एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स। उनको जो ठीक लग रहा है उनके हिसाब से करने दो। एंड वाई इट बिकम्स फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि one of the bad outcome of this education system is standardization of education system। जो आप बता रहे ना, करिकुलम फिक्स कर दो, असेसमेंट फिक्स कर दो, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मार्क्स भी आएगा तो कैसे आंसर लिखोगे तो आएगा। तो वो सब एक और उसका आउटकम क्या होता है कि रोबोट्स बनते जाते हो, यू स्टॉप अप्लाइंग योर ओन माइंड, क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, इनोवेशन किल कर देते हैं, और आप एक ढर्रे में, एक रट्टे में, एक तोते बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं। ये सब का मेन रीज़न क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। वाइल एजुकेशन इज़ अ वेरी प्राइवेट अफेयर, इट्स अ पर्सनलाइज्ड, इट्स अ पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरा तरीका सीखने का अलग हो सकता है, पेस अलग हो सकता है, बुक्स अलग हो सकता है, सोर्सेज अलग हो सकते हैं, आपका अलग हो सकता है, विजय जी का अलग हो सकता है। सो इट्स अनलेस वी फाइनली allow this idea to assimilate that it's a private affair, let people do it privately, तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा किसी न किसी फॉर्मेट में रहेगी। then we cannot unleash the true potential of human being। मेरा दो सवाल है इसमें। एक्चुअली अभी तक मैंने आपके वो क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया है। हाँ नहीं, वो तो उसी पर फिर से आऊँगा, मुझे याद है। हाँ, लेकिन इसमें दो सवाल है। एक और ऐड कर दूं। and therefore you also see role of regulator or regulators deciding the objective of education has also changed and evolved in over a period of time, so over a period of centuries। and therefore शुरू में जब completely there was no centralized power तो शायद वो अलग रहा हो, but जैसे ही there was larger community and people started going for wars and monarchs and kings और जमींदार और कोई अथॉरिटी बन गई, एंड देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि किस टाइप के लोग हमें चाहिए। द मोमेंट यू अलाउड समवन एल्स टू डिसाइड, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें तो लड़ाके चाहिए, लड़ने वाले चाहिए, वॉरियर्स चाहिए, एंड देयरफॉर फाइटिंग स्किल, बैटल स्किल शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव था कि हमें योद्धा चाहिए। बाद में इंडस्ट्रियल व्हेन कॉलोनाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फैक्ट्री मॉडल में क्या इस लोगों ने सोचा कि हमें वर्कर्स चाहिए, हमें मज़दूर चाहिए, तो हमें स्किल वैसे एजुकेशन सिस्टम बनाओ, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिसमें हम ऐसे स्किल दे लोगों को जो कि मज़दूर बने, वर्कर बने। सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ कि जब डेमोक्रेसी और मॉडर्न गवर्नमेंट आई, इट्स इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ 78 ईयर ओल्ड, राइट, उससे पहले नहीं था। तो हमें वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, क्लर्क चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा डिज़ाइन होने लगा। आज के टाइम में हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, नाउ दैट वी आर लिविंग इन अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, तो थोड़ा अब हमारा बाय फोर्स वी आर फोर्स टू शिफ्ट द पैटर्न एंड फोकस ऑन कि नॉलेज क्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज वी नो वी हैव प्रोड्यूस इनफ ब्यूरोक्रेट्स, इनफ लेबरर्स एट्सेट्रा, और उससे गाड़ी जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँच गई, इससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकता, और हम सबको बना भी नहीं सकता। हाँ अमित, सो आपका जो पहला सवाल था, रेगुलेटर ऐसा
गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकर्स में क्यों ये ऑटोनॉमी नहीं दे, इसमें फिर से आऊँगा। और इंटरव्यू क्वेश्चन दो है आप जो बोल रहे थे, एक तो है वेरी पर्सनल अपने आप में हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक चैलेंज है लाइसेंसिंग का। डॉक्टर एक है, वो खुद सीख लिए, गांव का आदमी है या शहर का किसी कोने का आदमी है, और वो सर्जन बन गया है, खुद को सर्जन डिक्लेयर किया है, और मैं जाके अभी अपना हार्ट काटने दूंगा, ये एक चैलेंज है। हाँ, अभी जैसे फ्लोरिस्ट का भी लाइसेंस देना शुरू कर दिया डेवलप कंट्री में, उसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन डॉक्टर्स का क्या, तो देयर इज़ ए जेन्युइन चैलेंज, उसमें मैं आऊँगा। लेकिन ये जो है दूसरा जो सवाल है वो पॉलिसी मेकिंग के साथ ही है, वो मेरे ख्याल से लेट्स क्लियर दिस अप, ताकि हम उसके बाद के सवालों में जा सकते हैं, सब टॉपिक्स में जा सकते हैं, कि हमें अभी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हीं के बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, ठीक है ना हिंदी में, हाँ, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। जैसे कि दूसरे इंटरनेशनल बोर्ड्स के जो हैं वो लोग काफ़ी हद तक टीचर्स को खुद करिकुलम बनाने देते हैं, और वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड वो लर्न करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक टॉपिक लेके वो आप मान लीजिए आप पानी ले ली, या पानी का सोर्स ले लिया रिवर, तो रिवर से आप ज्योग्राफी भी बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र मान लीजिए, तिब्बत से आके एकदम बांग्लादेश तक, फिर उसका कल्चर, उसका पानी के कारण कॉन्फ्लिक्ट, हम जानते हैं अभी वो तिब्बत में जो डैम बनेगा, या बांग्लादेश का तिस्ता रिवर जो शेयरिंग वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम है, इंडास का नदी का जो अभी चल रहा है पाकिस्तान के साथ। तो अब पानी को लेके, हाँ, पानी में आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी तरीका है, आप वो कर सकते हैं। और भारत में, हमारा देश में ऐसा स्कूल चल रहा है, और उसमें हमारे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो लोकल स्कूल्स है, बोर्ड है भारत के, जो 40-50 बोर्ड हैं, स्कूल बोर्ड है, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और आप बहुत काम करते हैं, वो मेरा सवाल था, वो मैं आपको इंगित दे देता हूँ, मतलब हिंट ये है, ओपनली मैं कह देता हूँ, आपका प्रॉब्लम होगा तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा है क्या, उनका इंसेंटिव है कंट्रोल करना, वो कंट्रोल करने से उनके पास पावर रहते हैं, क्षमता रहते हैं, और क्षमता का जो है हमारे देश में, पेपर भी कहते हैं ये पार्टी पावर में तो कोई नहीं रहता, ऑफिस चलाते हैं, दे आर इन ऑफिस, दे आर होल्डिंग ऑफिस, गवर्न करते हैं, पावर तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है, तो एक्चुअली तो वो पावर ही एग्जर्ट करते हो, तो वो पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा है क्या? इसीलिए ये ऑटोनॉमी क्या नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश्ड बॉडियां हैं, जितने भी आप बीएड पढ़ते वक्त, जितने भी आप कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सब में आप बेसिक एजुकेशन से लेके एनईपी, जो 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बने हैं, जितने भी कमीशन, राधा कृष्णन कमेटी हो या आप जो भी कमेटी ले ले, सब में यही कहा गया है कि स्कूल्स को ऑटोनॉमी दो, टीचर्स को ऑटोनॉमी दो, प्रिंसिपल हेडमास्टर को ऑटोनॉमी दो, करिकुलम बनाने में तो ऑटोनॉमी दो, आप फीडर्स मन बनाओ। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? द सेम ओल्ड वही होता है। ये क्यों होता है? बिल्कुल, हाँ, सही बात है। और आई थिंक यू कैन सी हिस्टोरिकल रूट्स ऑल्सो, कि जो जहाँ से ही ये आ जाता है, दैट देयर इज समवन एल्स टू कंट्रोल, रेगुलेट, राइट? तो वो एक डिसएसोसिएट करता है, वो एक मास एजुकेशन के लिए बना है, वो तुम्हारे लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है। मेरे बच्चे वाइज वन इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ेंगे। आई एम द वाइज वन, आई एम द नॉलेजेबल वन, आई एम द इन्फॉर्म्ड वन। हम किसके लिए बना रहे हैं? लोग गरीब हैं, बेचारे हैं, रैशनल नहीं हैं, इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, वो कैसे करेंगे? तो हम अपने लिए तो एक्चुअली बना ही नहीं रहे हैं, ये तो सोच में ही होता है। द नेक्स्ट इज when you are regulator, you have power to control, power to summon, power to penalize, power to raise revenue, and who would like to give away that power? तो भले वो recommendations में आ जाए किसी भी कमेटी का
किसी भी एडुकेशनिस्ट का. एंड एज यू mentioned, committee and commissions after commissions, even courts have identified, almost every educationist has talked about, or education philosophers or even spiritual religious leaders have identified that ultimate goal for society should be the liberation. और उसके लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, वो ऑटोनॉमस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री इंक्वायरी प्रमोट करना चाहिए. वो आप नहीं चाहते हो. And therefore there is a strong disincentive to actually give away the power that comes with regulations. तो इसलिए वो आइडियाज़ हैं बट वो होंगे नहीं. तो हमारा फाइट क्या है कि ये जो कंट्रोल जो मेंटेलिटी है उसको हटाना है. करेक्ट. जी बिल्कुल. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेकिन ऐसे हट सकता है वो शायद नहीं पता है. नहीं, ये तो लोगों, देखिए अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी है. ये मूवमेंट तो बॉटम अप ही होगा. हाँ, ये भी एक प्रोसेस है. हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो भी एक प्रोसेस. आप पॉलिसी मेकर हैं, वो आप रिसर्चर है. यू आर ए रिसर्चर, पॉलिसी मेकर तो है नहीं. वो हम लोग आम जनता है. I would once again say I'm not even researcher. I'm just curious. I'm concerned. I'm a product of the same education system. And I think I have gone through some pain. And I have seen many of my friends and colleagues in my classroom going through that. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोगों से जो श्रोता दर्शक हैं, स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं तो श्रोता, यूट्यूब में सुन रहे तो दर्शक में सुनना भी होगा ना, देखना सुनना दोनों ही रहे हैं. सोल्यूशन भी रहे. हाँ, तो जो श्रोता दर्शक हैं वो हमारे बात को क्रिटिकली सोचे कि हम सही कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत क्या कह रहे हैं, खुद सोचे और फिर डिमांड करे कि जो उनके हिसाब से जो सही है वो हो, वो पॉलिसी मेकिंग में हो. अच्छा, हम दूसरे टॉपिक में जहाँ मैं इस बात को थोड़ा जवाब. हाँ, कि ये एक प्रॉब्लम है, इसमें दिशाहीनता है. जो रेगुलेटर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रेगुलेटर इसमें रिफॉर्म नहीं लाना चाहता है. बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, हर जगह में कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, सब तरह के होते हैं, कुछ शिथिल लोग होते हैं. जरूरत इस बात की है कि लक्ष्य निर्धारित हो गया तो ऑटोनॉमी देना है. ऑटोनॉमी देंगे तो पैसे देंगे. अब ये जो एक तरीका बना दिया जाता है, यही पढ़ना है, इतने टीचर पढ़ाएंगे, ये टीचर पढ़ाएगा, ये टीचर नहीं पढ़ाएगा, इतने स्क्वायर फुट का क्लासरूम होगा, सारे बातें करते हैं. क्यों करते हैं? वहाँ पर गवर्नमेंट का फंड बहुत इन्वॉल्व होता है. हमारे देश में जो करीब 15 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हाँ, उसमें से 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं. हमें 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ बच्चे जाते हैं. हमें शायद प्राय आधे बच्चे, 50% के करीब बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और 50% के करीब हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं. अब गवर्नमेंट क्योंकि 50% बच्चों के लिए एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, उस एक बच्चे के पीछे 6,000 से लेके 8,000 रुपये तक प्रति मास खर्चा करती है. ये शायद लोगों को नहीं मालूम है. हमारे देश की जनता को 6,000 से लेके 8,000 रुपये एक बच्चे के पीछे जो गवर्नमेंट में जाता है खर्च करती है. अब जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो फिर उसका ऑडिट होगा, किसने किया, तो फिर वो उस तरह के नियम बनाती है उसको कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आप इतना कर सकते हो, आप इतना नहीं कर सकते हो, ये वो करती है. तो इसका एक सरल सीधा रास्ता ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठे. बच्चे की वेलफेयर है, इसमें जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसके लिए है? वो बच्चे के लिए है. हम बच्चों को राइट ऑफ चॉइस दें, वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम चुने, अपने हिसाब से अपना स्कूल चुने, अपने हिसाब से अपनी उसकी जो हमने बताया कि उसके चैलेंजेस क्या हैं. एक बच्चे की चैलेंजेस है कि उसको खेती सीखनी है तो वो उस तरह के स्कूल में जाए.
एक बच्चे की चैलेंज है कि उसको कोई हाथ का स्किल सीखना है तो उस तरह के स्कूल में जाए. देयर शुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स एंड उसकी फंडिंग जो है वो डायरेक्ट फंडिंग होनी चाहिए बच्चे को. गवर्नमेंट डीबीटी दे सकती है बच्चे को. इस देश का जो बजट है शिक्षा का वो कम नहीं है, वो ज़्यादा है. जितना बजट है उस बजट में हर बच्चे को गवर्नमेंट 2 से 3 हज़ार रुपये हर महीने दे सकती है और उतने बजट से बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है. क्योंकि मैं दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं, आपको भी सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 98-99% जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उनकी जो एवरेज वहाँ जो फीस होती है पूरे साल की वो 3,000 से नीचे होती है. 1-8% स्कूल होंगे जिनकी फ़ीस 3,000 से ज़्यादा होगी और 3,000 की फ़ीस वाले जो स्कूल हैं उसमें से भी आधे से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो 1,500 रुपये से कम न चलते. तो अगर इस मॉडल को अपनाया जाए तो हर कोई अपनी आवश्यकता, अपनी चैलेंजेस, अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से पढ़ेगा. गवर्नमेंट के ऊपर में भी बोझ कम पड़ेगा. मेरा यहाँ पर कतई ये सजेशन नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दें. गवर्नमेंट स्कूल में भी मैनेजिंग कमेटी होती है, वो स्कूल भी चलें, वहाँ भी बच्चा फीस दे के ही पढ़ेगा. गवर्नमेंट जो फंडिंग करेगी वो बच्चे को डायरेक्ट करेगी. बच्चे की चॉइस है, जहाँ अच्छी होगी, जहाँ अच्छे टीचर होंगे. गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर हैं, मेरा बच्चा वहाँ जाएगा. जहाँ उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जहाँ उसकी अच्छी चीज़ें होंगी, उसके एक्सप्रेशन होंगे, वहाँ जाएगा. तो इससे क्या होगा, सारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है इसमें 2 चीज़ें होंगी. एक, वैरायटीज़ आएंगी. अभी आपने बताया कि लोग हाथ का अलग अलग तरह का काम करते हैं तो वैरायटीज़ आएंगी. तो उस हिसाब से कोई टूरिज़्म को पढ़ रहा है, कोई किसको पढ़ रहा है, कोई किसको पढ़ रहा है, वैरायटीज़ आएंगी. दूसरा, बहुत बड़ा कंपटीशन आएगा. और जब कंपटीशन आएगा तो देखिए, जब कंपटीशन आता है तो क्वालिटी सुधरती है. जब तक हमारे देश में बैंकिंग केवल सरकारी थी तो हमारे बैंकिंग सेक्टर का क्या हालत था. जब उसमें दूसरे प्लेयर भी आ गए तो आज हमारा जो सरकारी बैंकिंग सेक्टर है उसने भी बहुत उन्नति की है. हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जब केवल सरकार चलाती थी तब कैसा था और आज के दिन में कैसा हो गया. हमारा टेलीकॉम देखिए, हमारा नागरिक उड्डयन, हमारा एविएशन सेक्टर देखिए, जिसमें इसमें हाईली रेगुलेटेड जब था, केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस चलती थी, तब क्या हालत थी कि उसके अंदर में एक मध्यम वर्ग का आदमी भी बैठना बड़ा सौभाग्य की बात होती थी. आज उससे कम में हम इतने लोग इतनी अच्छी तरह से हमारा वो चल रहा है. तो ज़रूरत इस बात की है कि उसके अंदर में जो फाइनेंसिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए. सरकार जो है, सरकार उसमें जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उसको अवश्य देखे. कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, किंतु बाकी इसमें स्वायत्तता जब होगी, हमारे देश की जो हमारे देश के लोगों का जो डीएनए है, जो हमारे देश के लोगों की प्रज्ञा है और हमारा जो सदियों का इतिहास है, जो नॉलेज, देखिए पढ़ने से ही नॉलेज नहीं आती. नॉलेज जो है ना, अपने 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 बड़े बुजुर्गों की बात सुन के, अपने फैमिली वैल्यूज़ को सुन के, अपने आसपास के लोगों से भी हमें नॉलेज मिलती है. तो हमारे लोगों के पास में नॉलेज बहुत है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है. उसकी शेपिंग होगी, उसमें संवर्धन होगा. जैसे मैंने पहले कहा, उसमें संवर्धन होगा, उसमें फिर लोग रिसर्च करेंगे, अपने अपने ढंग से करेंगे. तब जाके शिक्षा का जो उद्देश्य है कि हम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए, सामना करने के लिए हमारे बच्चे तैयार हो पाएंगे. इसलिए एजुकेशन में स्वायत्तता सभी वर्गों में, सभी अंशधारकों के बीच में स्वायत्तता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. अच्छा,
तो साजी ने जो बताया वो हम लोग स्मूथली नेक्स्ट सब टॉपिक में पहुंच गए हैं कि हर स्टेक होल्डर्स का क्या रोल होना चाहिए, कैसा चाह होने चाहिए, डिमांड्स होने चाहिए। तो अमित, आप लोगों ने आप और आपके साथियों ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्कूल वाउचर का प्रोग्राम किया था और बहुत सक्सेसफुली किया था। थोड़ा उनके बारे में बताइए, और आप कुछ, मैं देख रहा था कुछ करना चाहते हैं, आप दोनों बताइए। एंड मिक्स फॉर्मेट में इसमें आपको तीनों के आंसर मिलेंगे। मैंने प्रीवियस जवाब में ये बताया कि रेगुलेटर का इंटरेस्ट और इंसेंटिव क्या है, एंड देयरफॉर वो सही रेगुलेशन करेगा नहीं करेगा, वो पावर अपना छोड़ गिव अप करेगा नहीं करेगा, कंट्रोल होगा नहीं होगा, राइट। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हम सबको, इवन इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़ने के लिए। पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़ने के लिए मैं सबको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा। और उस पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिसको अगर आप अप्लाई करना है शुरू करेंगे हर अलग अलग स्टेक होल्डर पे, आपको खुद चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, राइट। अभी तक जब पब्लिक चॉइस थ्योरी के में बताए हैं तो कुछ किताब का एग्जैक्ट नाम भी बता दीजिए अगर याद हो तो। I'm forgetting exact name, but I think it's by John Blundell, and there is a small primer on public choice theory. तो वो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। You just Google public choice theory and you'll find content about this. उसमें एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। It is 3 I's: interest, incentive, information। ये 3 चीज़ें हैं कि नहीं है। तो जो मैंने बोला कि रेगुलेटर के बारे में जब अप्लाई करोगे तो उनका इंटरेस्ट कितना है और इंसेंटिव कितना है, और आप पाओगे कि इंटरेस्ट मिसअलाइंड है, राइट। क्योंकि उनका इंटरेस्ट होगा कि अपना पावर ज़्यादा सिक्योर करने में, पावर और इंक्रीज़ करने में, सो दैट उनका पावर, उनकी महत्ता, उनका स्ट्रेंथ बढ़े, राइट। एंड देयरफॉर अनलेस दे आर सम स्टेट्समैन, जैसा विजय जी ने बोला है, हु वुड लाइक टू राइज अबव देयर स्ट्रेचर एंड नॉलेज, और दुनिया समाज के लिए करना चाहें तो ही करेंगे, विच विल बी एक्सेप्शनल, राइट। बट ऑर्डिनरी केसेस में नहीं होने वाला है। बट सेम फ्रेमवर्क आप दूसरे स्टेक होल्डर्स पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यू शुड ऑल्सो बी थिंकिंग अबाउट स्कूल्स। स्कूल का क्या इंटरेस्ट है बच्चे को पढ़ाने में, स्कूल का क्या इंसेंटिव है पढ़ाने में, क्या उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन है पढ़ाने के लिए। और आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे भी मिसअलाइनमेंट दिखेगा। फॉर एन एग्जांपल, मेजरली अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें तो क्या वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, आर दे इंटरेस्टेड टू टीच? मे बी येस, मे बी ऑल्सो नो, बिकॉज इफ़ यू ट्रेवल and have ground experience, you'll find majority of teachers there, they never really wanted to become teacher, or even now they have become the teacher. अभी भी उनका ये नहीं है कि I want to become the greatest teacher, और उनको I want to know what's the best way to teach. Majority cases में उनका interest ये होता है that I want to find a good secured job, right? तो उनका वो दे आर नॉट टीचर्स, दे आर सिंपली देयर एज एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हु इज़ देयर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। और उसमें भी इंसेंटिव होता है कि कितना कम से कम काम करके मैं अपने ड्यूटी को फुलफिल कर दूँ, राइट। बिना जाए अगर मेरा ड्यूटी फुलफिल हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, अरे तो जाना भी ना पड़े। तो इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव वहाँ पे भी मिस अलाइंड आपको दिखेगा। सिमिलरली द अदर सेक्शन विल बी प्राइवेट स्कूल्स, राइट। वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट तो दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज हर जो एक बच्चा आ रहा है एक तरीके से एक कंज्यूमर आ रहा है, एक कस्टमर आ रहा है जो आपको पैसे देगा। तो कुछ हद तक तो इंटरेस्ट अलाइंड है वहाँ पे। और मुझे मालूम है कि अगर मैं अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं करूँगा तो मेरा पेरेंट्स, उसका एडमिशन कट हो जाएगा, वो चला जाएगा, तो मेरा बिजनेस का लॉस है। लेकिन वहाँ पे भी एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम ये आ जाती है that education is supposed to be
अ चैरिटेबल एक्टिविटी। तो आप कहोगे कि भाई मैं चैरिटी के लिए करूं, अपना पैसा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के स्कूल करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करूं, टीचर हायर करूं, ट्रेन करूं, करिकुलम सोचूं, डिज़ाइन सोचूं, सारा रिस्क लूं, कहीं पे कुछ घटना हो जाता है, फ़ाइन लगा देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से, कुछ अनहोनी हो जाती है, वो सारा रिस्क मैं ले रहा हूँ, लेके मैं चाह रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए, लेकिन फिर मेरा इंसेंटिव किल हो गया क्योंकि मैं कुछ उसके प्रॉफिट सेविंग्स में ज़्यादा नहीं कर सकता। तो देन देयर इज़ वेरी लिमिटेड अनलेस देयर आर हाईली वंस अगेन एक्सेप्शनली मोटिवेटेड पीपल। लोग कहेंगे कि क्यों मैं इनोवेशन के बारे में सोचूं भाई, जब जो ऑलरेडी इट्स स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइंड, मेरे को मालूम है कि ABCD ये किताब पढ़ाना है, ये चैप्टर क्लियर कराना है, ये बोर्ड में एग्ज़ाम कराना है, बस उतना मेरा काम है और उस तरीके से मैं करूँगा। और इंसेंटिव नहीं है रियली टू थिंक अबाउट इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे का ट्रू पोटेंशियल अचीव हो रहा है कि नहीं, दैट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब इज़ ABCD डिलीवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आई विल लाइक टू ब्रिंग सम लेवल ऑफ एफिशिएंसी सो दैट आई कुड सेव द मार्जिन, दैट्स ऑल। सिमिलरली नाउ यू कैन थिंक अबाउट पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट और इंसेंटिव है, तो वहाँ पे तो लगता है कि हाँ, पेरेंट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है और इंटरेस्ट है, मेरा बच्चा है, मैं बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूँ, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कुछ भी उसके अगेंस्ट में ना अपनी जानकारी में करूँगा ना उन्हें दूंगा, राइट। बट हियर द की थिंग इज़ की इन्फॉर्मेशन। क्या पेरेंट्स के पास की इन्फॉर्मेशन है टू डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन, व्हाट इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर माई किड? मोस्ट लाइकली नो। क्यों? क्योंकि कोई लर्निंग मार्केट ही नहीं है, इतना डिसेंट्रलाइज्ड है, हर स्टेट के अलग कोड हैं, अलग स्कूल्स हैं, अलग करिकुलम है, और उसमें भी अलग लेवल ऑफ एग्ज़ाम और असेसमेंट पैटर्न है, तो आप एक्चुअली कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। एंड देयरफॉर यू सी द इन द प्राइवेट स्कूल स्पेस ऑल्सो कॉम्पिटिशन की बात की, दैट कॉम्पिटिशन इज़ बाय एंड लार्ज फोकस्ड ऑन प्रॉक्सीज, राइट, कि मेरे पास AC रूम है कि नहीं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी है, मेरा कंस्ट्रक्शन क्या है, मेरे पास बसेस है कि नहीं, मेरे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है कि नहीं, योगा क्लासेस है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं। इट्स नॉट एक्चुअली ऑन लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम का कंपैरिजन बोर्ड लेवल पे ही जाके होता है, जहाँ पे यू कैन हैव सर्टेन की लर्निंग मार्कर्स टू डिफ्रेंशिएट। तो पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड देयरफॉर ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या करते हैं, कॉपी कैट। मेरे पड़ोसी का बच्चा यहाँ जान रहा है, या मैंने सुना है कि पंकज जी का स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है, तो मैं भी वहाँ भेज रहा हूँ। Whether I critically understand that or not, that's questionable. तो ये this is a very good framework. Interest, incentives, information. 3 I's you apply on all of those stakeholders and you know कि कहाँ कहाँ पे क्या गड़बड़ है। Now the next भी क्वेश्चन है कि अब इसमें सॉल्व क्या कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्रॉब्लम्स। तो 2 मेजर लेवल का प्रॉब्लम है, वन इज़ ऑफ द रेगुलेशन साइड, and therefore it is not allowing innovation, it's not giving autonomy, and therefore you have less number of good schools. तो सप्लाई का भारी प्रॉब्लम है, गुड स्कूल्स बहुत कम है, क्योंकि एक्सेप्शनली ऐसे हाईली मोटिवेटेड लोग जिनके ऑथर सोर्सेज ऑफ इनकम है और हाई रिस्क ले सकते हैं, वो ही वैसा करेजियस काम कर सकते हैं, और एंड देयरफॉर यू विल फाइंड ओनली फ्यू नंबर ऑफ गुड स्कूल्स, राइट। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है डीरेगुलेशन, कि हम नियम कानून को प्रैक्टिकल्स बनाएं, रूल्स को इतने प्रैक्टिकल बनाएं। उसमें एक जो हम बातें कर रहे थे, दैट द रेगुलेटर एंड ऑपरेटर इन दिस केस इज़ द सेम। एजुकेशन डिपार्टमेंट वही रेगुलेटर भी है, उनके अपने स्कूल भी चलाते हैं, एंड देयरफॉर एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन नहीं आता है। तो कैन वी सेपरेट इट? लेट्स रेगुलेशन विच इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड जॉब, वो अलग कीजिए, ऑपरेटर अलग कीजिए। ऑपरेटर को लेट देम थिंक एज टू हाउ टू रन द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। वो बस उनका एक ध्येय होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, वो केवल सोचो, रेगुलेशंस को अलग करो। और वो रेगुलेशन लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे हो, सो यू जस्ट मेजर कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है और उसको हम कैसे कर सकते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग।
By doing so, I think it will become easier to set up a school. It will be more attractive for people to come and make right investment in education. तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे स्कूल होंगे, एडुकेशनिस्ट स्कूल्स में आएंगे, ना कि just administrators or bureaucrats or otherwise who are not really concerned about education. And this is also very good idea जो विजय जी ने बोला कि उससे तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम आप कर देंगे, डिमांड साइड, बिकॉज देयर विल बी स्टिल लॉट ऑफ पीपल हु मे नॉट हैव राइट इन्फॉर्मेशन कि कौन से अच्छे स्कूल हैं, और मे नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्सेस द गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो वहाँ पे सरकार आ सकती है DBT फॉर्मेट में या वाउचर फॉर्मेट में. देयर कुड बी मेनी अदर वेज टू डिलीवर कि सरकार हर बच्चों को मिनिमम पैसा दे और उनको बोले कि भाई आप अपनी चॉइस का स्कूल में जाइए और पढ़ाई कीजिए. दीज आर माई एम्पैनल्ड स्कूल्स जहाँ पे बेसिक ये लर्निंग मार्कर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैसिलिटीज़ है. यू कैन थिंक ऑफ लाइक करेंटली इन हेल्थ सेक्टर देयर इज scheme called Ayushman Bharat, right? What is that? In some sense, it's a DBT. In fact, it is an insurance scheme, right? जिसका प्रीमियम, मिनिमम प्रीमियम कंज्यूमर खुद देता है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है. 5 लाख तक की कोई भी बीमारी, these are empaneled hospitals, उसमें जाके आप ले लीजिए. And therefore now actually if there is something to happen, finally states, establishment, government should realize कि भाई 50, 60, 70 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया हमने. वी पॉसिबली आर नॉट द बेस्ट पीपल, वी आर नॉट द एडुकेशनिस्ट, वी आर नॉट पॉसिबली द बेस्ट पीपल टू डिज़ाइन एडुकेशन एंड डिलीवर. लेट दिस बी द जॉब ऑफ द एडुकेशनिस्ट एंड सोसाइटी. एंड सो यू स्टे आउट. हाउएवर, बिकॉज इट इज़ state's responsibility to ensure that every kid has a chance to access good quality of education and that to education of choice. Should not be mandated कि इसी स्कूल में पढ़ना है, यही करिकुलम पढ़ना है. तो उसको एम्पावर करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम DPT या वाउचर के माध्यम से दे दें. सो आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कवर. आप लोगों ने किया था एक प्रोग्राम? हाँ, एक पायलट टेस्ट हमने किया था दिल्ली में. कैसा रहा सक्सेस? एक्चुअली एक नहीं, 2 किया था. पहले हमने एक लो इनकम कम्युनिटी में हमने ये आइडिया दिया और उस समय हम बेसिकली आज से करीब 15 साल पहले ये हम लगभग 500 रुपये हर महीने के देंगे और हम देखना चाहते थे कि वेदर इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ परचेसिंग पावर. तो क्योंकि वो पैसा नहीं है इसलिए पेरेंट्स केवल जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे भेज रहे हैं, और अगर परचेसिंग पावर आ जाए तो क्या उनका बिहेवियर चेंज होगा. एंड आई थिंक वी वांटेड टू गिव रफली ओनली 500 वाउचर्स. 500 बच्चों को सपोर्ट करना चाहते थे और उसके लिए हमने जब वो टेस्ट करना चाहे तो लगभग 1 लाख पेरेंट्स का एप्लीकेशन आया था. तो उससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज डिमांड है. और 90% बच्चों को जिन्होंने वाउचर्स के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने एक्चुअली एक्सरसाइज किया ये चॉइस और चेंज किया है स्कूल का. सेकंड, फिर हमने टेस्ट किया केवल गर्ल्स स्टूडेंट के साथ, गर्ल्स स्टूडेंट्स, एंड वी वांटेड टू सी कि यूजुअली आजकल ऐसे ट्रेंड आते हैं बिकॉज वंस अगेन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ परचेसिंग पावर. आजकल सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट हो रहा है उसमें देखेंगे कि गर्ल्स का एनरोलमेंट वहाँ ज़्यादा है. तो अगर किसी पेरेंट्स के 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं और उनके पास लिमिटेड परचेसिंग पावर है तो वो देखेगा कि इसमें से मेरा सबसे ब्रिलियंट किड कौन है, एंड मोस्टली प्रेफरेबली सन, क्योंकि उसको कमाना है, उसको हमारी लाइफ देखना है, उसको मैं प्राइवेट स्कूल में डाल रहा हूँ. और अगर लड़की है या और है तो उनको सरकारी स्कूलों में डाल रहा हूँ. तो हम उसको भी टेस्ट करना चाहते थे कि अगर परचेसिंग पावर आ गया तो क्या गर्ल्स स्कूल फिर भी आप वहीं रख रहे हो कि कहीं और भेज रहे हो. So in both the cases, we tested our hypothesis. आपको वही देखा? Yes. परचेसिंग पावर बढ़ने से वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं. हाँ हाँ. तो एक्चुअली क्या ये जो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कंट्रोलिंग जो माइंडसेट है वो कंट्रोल एक एडिक्शन है. ऐसा एक एडिक्शन आप मान लीजिए
सबसे बड़ा एडिक्शन है जब आपको कंट्रोल का, दूसरे इंसान के ऊपर आपका कंट्रोल का जो पावर मिल जाता है, कंट्रोल का जरिया मिल जाए, वो छोड़ते नहीं है। वो आप करोड़ों में एक होगा, एक विवेकानंद होगा, एक गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध होगा, एक सेंटी आदमी होगा, वो करता है, अदरवाइज नहीं होता जो आपने कहा है। जैसे कि हम लोगों ने कई बार लिखे, गवर्नमेंट को लिखे, एमटीज को लिखे। आप जानते हैं कि देखिए, मान लीजिए एक यूएस का चार्टर स्कूल सिस्टम है, इंग्लैंड का पूरा सिस्टम देख लीजिए, इंग्लैंड का पूरा, यूके का नहीं, इंग्लैंड का। उसमें कोई गवर्नमेंट स्कूल होता नहीं, सारे बच्चों को गवर्नमेंट फंडिंग करता है जी, स्टूडेंट के हिसाब से। अभी असम गवर्नमेंट का इस साल का बजट है 18,733,000 करोड़, और इन स्कूलों में जो असम गवर्नमेंट का स्कूल्स हैं उसमें पढ़ रहे 50,17,578 स्टूडेंट्स। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये पर स्टूडेंट गवर्नमेंट खर्च कर रहा है 37,334 रुपीज़। सो 37,000 रुपीज़ खर्च कर रहा है। और ये मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो जानकारी है, ये इसमें ये जो स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और लंच ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो गया। सिर्फ जो पढ़ाई है और स्कूल मेंटेनेंस है उसमें खर्च कर रहा है पर स्टूडेंट, तो ये डायरेक्टली कंपेरेबल है प्राइवेट स्कूल के फीस के साथ। असम में अभी फीस रेगुलर एक्चुअली अभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो बजट होता है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली 80-90% टीचर की सैलरी होती है, मेंटेनेंस होता है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अलग है, वो लैंड है और बिल्डिंग बनी, हाँ, वो इसमें इंक्लूडेड है। जो लैंड प्राइस, सी अ बिग कॉस्ट फॉर या फॉर एग्जांपल आप गुवाहाटी टाउन के, गुवाहाटी सिटी के जो स्कूल्स है, जीएस रोड के बगल में जो स्कूल्स है, आप मान लीजिए उनका अगर 2 बीघा भी ज़मीन है तो 1 एकड़ भी ज़मीन है, तो आप हिसाब लगा लीजिए 1 एकड़ ज़मीन कितना दाम होगा, हिसाब कर दीजिए। वो ठीक है, वो छोड़ते हैं, कंपेरेबल नहीं। फिर भी अभी असम में जो, क्योंकि फीस रेगुलेशन है तो हम लोग साइड से निकाल सकते हैं, अराउंड 8,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें से जो माइनॉरिटी रिकॉग्निशन है वो नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है और उनका फीस इतना ज़्यादा नहीं है। तो 27,000 के ऊपर जब फीस होता है क्लास 1 में 27,000 रुपीज़ हर साल में, तो उनका क्या होता है, वो फीस रेगुलेशन कमेटी से परमिशन लेके उससे ज़्यादा फीस लेना पड़ता है। ऐसा स्कूल असम में अराउंड 200 है। 8,000 प्लस स्कूल्स हैं, एक मोर देन 8,000 स्कूल्स, उसमें से सिर्फ 200 स्कूल है जिनका फीस 200, ओनली 200, और कुछ आप लगा लीजिए, और एक डजन लगा लीजिए माइनॉरिटी स्कूल। तो 200 प्लस स्कूल्स हैं जिनका फीस क्लास 1 में 27,000 के ऊपर है, और क्लास 10 22,000 मंथ कहा, नो होल ईयर, फॉर द एंटायर ईयर। और क्लास 10 में कितना, 35,000 या 32,000 कुछ ऐसा है। फिर भी 37,000 रुपीज़ से कम है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है। मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कर दूं आपको। नहीं, ये असम गवर्नमेंट का, मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा कि 37,000 जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में जो देखा जाता है वहाँ की अटेंडेंस बहुत पुअर होती है। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा रैपिंग करेंगे। तो ये जो खर्चा है, अगर वहाँ जो बच्चे रेगुलर जाते हैं उन बच्चों से जब इसको करेंगे तो ये 50-60 हज़ार। ठीक है, मैं गवर्नमेंट का डेटा ही लिया हूँ, वो मैं छोड़ देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो डाटा दिया है उसी के ऊपर मैं कह रहा, उनका यूडाइस में जो नंबर्स हैं वही नंबर है। तो ये जो है 37,000, तो इजीली ये कर सकते। तो इंग्लैंड में हम देखें कैसा हो रहा है। इंग्लैंड में है कि जो प्रिंसिपल है उनको अपॉइंटमेंट देते हैं लोकल एजुकेशन अथॉरिटी, बाकी प्रिंसिपल एक मैनेजिंग कमेटी फॉर्म करता है और करके स्कूल टीचर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। और गवर्नमेंट पर स्टूडेंट बेसिस, मान लीजिए कोई स्पेशली एबल चाइल्ड है, उनका घर का व्हील चेयर चाहिए, उनका व्हील चेयर के लिए एक अटेंडेंट चाहिए, तो उनका भी ऐड कर दिया था। तो पर स्टूडेंट हिसाब से पैसा दे देते हैं। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं है। और स्कूल का जो हर 3 साल में उसका इंस्पेक्शन होता है, खुद भरते हैं, स्कूल खुद भरते हैं, ऑफस्टेप के ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड जनरली ऑफस्टेप के साइट में खुद भरते हैं, और हर 3 साल में ये होता है, इंस्पेक्शन होता है। और अगर एक स्कूल एक मिनिमम स्टैंडर्ड के नीचे चला जाता है उसको स्पेशल मेजर्स में लाते हैं, तो हर साल ज़्यादा इंस्पेक्शन, तो 1 साल में 2-3 बार इंस्पेक्शन होता है। और अगर ख़राब हो गया तो स्कूल को बंद कर देते हैं, सारा एम्प्लॉइज़ वो चले गए, फिर से नया नाम देके उसी कैंपस में फिर से नया स्कूल खोलते हैं।
तो इसमें जो ऑटोनॉमी है स्कूल प्रिंसिपल के, हेड टीचर को फुल ऑटोनॉमी है, और स्कूल के हेड टीचर के पास, हेडमिस्ट्रेस के पास, हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास पैसा चला जाता है साल भर का, और वो चलाता है अंडर सुपरविजन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजिंग कमेटी के देखभाल में वो खुद खर्च करते हैं। तो ऐसा उदाहरण बहुत जगहों में है कि डायरेक्ट बेनिफिट में जो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट देते हैं अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट चलाता है, तो वो नहीं होके स्कूल हेडमास्टर का जो अकाउंटेबिलिटी, तो वो लेके स्कूल चलता है, और वो स्कूल अच्छे काम कर, उनका रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो ये हो गया स्कूल वाउचर का। दूसरा, मैं ये इसको रैप अप करते हुए मैं कहता हूँ, थोड़ा सा लंबा बोल लेता हूँ। बिल्कुल। तो दूसरा है जो मेट्रो डिज़ाइन करते हैं सिस्टम। मान लीजिए एनईपी ने जो कहा था, अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि जेई नहीं है, नीट भी नहीं है, और ये नया एग्ज़ाम क्या है, यूपीएससी नहीं, हाँ स्वेट, सीवीटी नहीं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कोई नीट नहीं है, कोई IIT जेई एग्ज़ाम नहीं, जिसको मर्जी वो पहले साल में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लगा दिया। नीट कहाँ था, एनईपी ड्राफ्ट जो आया था, तो लोग नीट कहे थे, मैं वो CUT और ये लगा दे हूँ। 1 साल पढ़ ले, पढ़ने के बाद उनका रैंकिंग निकलेगा, और 1 साल क्लास करने के बाद वो फिर यूनिवर्सिटीज़ का चॉइस करेंगे। तो स्कूल एग्ज़ाम के साथ यूनिवर्सिटी एडमिशन कहीं पे भी, लॉ हो, क्लैट हो, या MBA का हो, या मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटीज़ के लिबरल एजुकेशन हो, कुछ भी हो। तो स्कूल एजुकेशन कैसे, ये जो एंट्रेंस वाला चक्कर है वो कम्प्लीटली डिवोर्स। अभी भी आप आर्गुमेंट के खातिर कह सकते हैं कि ये तो अभी ये कम्प्लीटली सेपरेटेड है, पर सेपरेटेड होने के कारण क्या हुआ है कि जो आर्टिफिशियल सेपरेशन हुआ है उसमें क्या हुआ, डमी एडमिशन। अब जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं इंडिया के हर साल में, उसमें से जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली ट्राई करते हैं, मान लीजिए अभी अगर 15 लाख बच्चे, 15 लाख स्टूडेंट्स अगर नीट के लिए अप्लाई किए हैं, उसमें से आप 7-8 लाख आप कह सकते हैं वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। वो 7-8 लाख स्टूडेंट्स स्कूल में जाते नहीं। वो क्या करते हैं, किसी में डमी एडमिशन ले लिया, ऐसे ही एडमिशन ले लिया, और कुछ स्कूल वाले खुश हैं, पैसा फुकट में आ गया, पढ़ाना तो है नहीं, कोई टीचर का सैलरी है नहीं, ऐसे एडमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस करना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं है, पैसा वो ऊपर से आ गया, तो कुछ स्कूल वाले करते हैं ऐसा। तो ठीक है, अच्छा है अगर पेरेंट्स खुद दे रहे हैं। तो ये करके जो पेरेंट्स ने अभी बता दिया है कि मेरे बच्चे को 11-12 का स्कूल एजुकेशन जो दे रहा है स्कूल अभी, वो ज़रूरत नहीं है, या ये इंडिकेटर नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बकवास स्कूल एजुकेशन जो पर हो रहा है, स्कूल हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैंने कॉन्फ्रेंस किया था, 10 स्कूल मैटर। हम लोग मैटर करते हैं कि हमको बंद कर दे, स्कूल चाहिए क्या? भारत में स्कूल की ज़रूरत है। 11-12 के पेरेंट्स ने तो बता दिया ज़रूरत नहीं है। जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है उनमें से पता नहीं परसेंटेज कितना है, इसका डाटा भी निकलना तो ये तो चोरी होता है, डाटा निकालना मुश्किल है। लेकिन जो हम देखते हैं उसके हिसाब से ऐसा तो लगता है कि वो 15 लाख में से 7-8 लाख तो स्कूल जाते नहीं हैं। तो उनका पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल की हमें ज़रूरत नहीं, तो हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? सो आप इमेजिन कीजिए ऐसा एक सिस्टम हुआ कि ये एग्ज़ाम्स है नहीं, बच्चे स्कूल में जो पढ़ेंगे, अच्छा जो आप ऑटोनॉमी देने के बाद जो हम लोग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलाबोरेशन, ये सब की जो बात कर रहे हैं वो हो रहा है स्कूल में। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन में वो जो भी मार्क्स मिले, यूनिवर्सिटी वाले ये भी पूछेंगे नहीं पहले ईयर में जब एडमिशन मिलेगा कि लाओ स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा। कुछ सर्टिफिकेट दिखाना नहीं है, भाई मेरा पैसा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी है, 1 साल में बर्बाद कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन दे दिया और पढ़ा 1 साल, उसके बाद वो क्लियर किया तब जाके सेकेंड ईयर में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसका प्रॉब्लम है, माता पिता का प्रॉब्लम है, बच्चा का प्रॉब्लम है। ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है, आइडिया है, ये लिखा गया है। फिर आप MD का बात में देखिए, कॉलमनिस्ट लिख रहे हैं, डॉक्टर्स लिख रहे हैं, काफ़ी स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उसमें आप MD पढ़ाने क्यों नहीं देते? वो डॉक्टर्स हमारे वो भी
छाती काट रहा है, पेट काट रहा है, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो या हार्ट का ऑपरेशन या ब्रेन का ऑपरेशन, वही हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, वही डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स एमडी का स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकते। अभी जो एमडी का सीट का जो प्रॉब्लम है, जो हमारे नीड है, 15 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, कितने सीट के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा, 1 लाख से 1 लाख प्लस सीट के लिए दे रहा है, और एमडी में उससे कम, तो क्या हम बढ़ा नहीं सकते? तो आइडियाज़ का कमी नहीं है, नॉलेज का कमी नहीं है, कमी क्या है? ये कि कंट्रोल माइंडसेट जो है उसको हटाना। और कैसे हटेगा? हु विल बिल्ड दैट? क्या तो कंट्रोल माइंडसेट कैसे रहेगा? That's a $1 million question. If you can really find an answer, I am happy to nominate you for another Nobel Prize. अच्छा, तो अब हम इंसेंटिव के बात करके 2-3 और पॉइंट उसमें ऐड कर देता हूँ। हमने एक रेगुलेशन के प्रॉब्लम की बात की, जहाँ पे सप्लाई साइड का बोला, स्कूल का बोला वहाँ पे। दूसरा हमने ये बात किया कि डिमांड साइड को पेरेंट्स को ऐसे इनकरेज करें तो DBT। I think these two will not actually create the recipe for success without bringing accountability and transparency in the systems, and therefore the third thing will be required. जैसे जैसे ही आपने वो UK का एग्जाम्पल देने लगे, तभी वो मेरे दिमाग में घूमा, पब्लिक डिस्क्लोजर, राइट? एंड देयरफॉर उनका है कि सेल्फ असेसमेंट में वो भरते तो हैं, बट फिर ऑफस्टेट से लोग जाके उसको इंस्पेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, और गड़बड़ी अगर कोई है तो क्या होगा, और वो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है पब्लिक डोमेन में भी। एंड देयरफॉर पेरेंट्स नाउ हैव दीज वेरीफाइड, क्रेडिबल, रिलायबल डेटा टू डिसाइड कि अच्छा किस स्कूल में जाना है, कहाँ जाना है, और उस हिसाब से इवन दे चॉइस वेयर इन व्हाट सिटी टू लिव, राइट? और उससे कर सकते, तो पब्लिक डिस्क्लोजर बिकम्स वन की इंडिकेटर टू ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। या तो इसी आप आए भी हैं उसी काम से रिलेटेड। तो ट्रिपल एस क्या बात आप बहुत करते हैं। हाँ, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, तो वो तो लिखने में तो हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट में और ज़्यादा था, उतना नहीं रहा, फिर भी बहुत कुछ है उनमें से जो है अल्टीमेटली NEP जो एक्सेप्टेड हुआ, जो पब्लिश हुआ गवर्नमेंट के साइड से, उसमें बहुत कुछ है। ट्रिपल एस एक है उसमें जो बात था वो कितना हो रहा है, होने को हो रहा है, और कितना नहीं हो रहा है, मतलब जो सेपरेशन होना था वो तो दिख तो नहीं रहा अभी, यहाँ दिख नहीं रहा है। और एंड दिस इज़ हाउ इवन वी लर्न एंड बिल्ड ऑन दैट लर्निंग एज टू what is stopping it, and once you know that, you can also figure out how to mitigate it so that the next place you can try this out. So यहाँ she just slow me, but we are also getting involved, and I know other places where things are homecast and based on this learning experience, तो वो भी हैं। Anyways, now coming back to, आप कुछ उसके ऊपर डिटेल्स कह पाएंगे या अभी भी वो कॉन्फिडेंस जैसा? अभी थिंग्स आर मूविंग आउट, सो अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, बट दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई कि अगर कहीं पे चीज़ें स्टक कर गई तो क्यों कर गई। एंड इन मेजॉरिटी केसेस दीज आर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चंस, राइट? एंड द रीजनिंग। सो फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा सा एडुकेशन से अपसेट का एग्जांपल देता हूँ। There are people who have talked about it. These days, recently, Arvind Panagria has talked about it. In past, Mondex Singh Ahluwalia has talked about it. एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें रघुराम राजन बात कर रहे थे। एंड दिस इज़ अबाउट, एक चीज़ है, वी नो कि रिफॉर्म्स में करना क्या है, राइट? चेंज करना क्या है, और जहाँ पे पब्लिक चॉइस तेरी बताए, interest incentive framework बताया, so we can identify the problem. The another part of this is the solution. So लोगों का कहना है कि we know what to do, we don't know how to do it. So for an example, जब रघुराम राजन इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे, he said for an example, जब हमारे पास काली पीली के टैक्सी थी और ऊबर, ओला ऐसे सर्विस प्रोवाइडर आना चाहते थे, देयर वाज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम टैक्सी यूनियंस, राइट? कि वो आएंगे
तो हमारा बिजनेस का लॉस होगा, हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, फिर हमारे लाइवलीहुड्स का क्या होगा, हम इतने गरीब लोगों का मर जाएंगे, उनकी रोजगार छिन जाएगी. And therefore, how it works out in political economy, that policymakers and politicians, then they will have to take a risk कि अगर मैंने रिफॉर्म किया, ठीक है, मैं समझ गया ये अच्छा आइडिया है, ज़रूरी है, but then there is a possibility that I may lose next election because entire teacher union is against it, तो मेरा criticism हो रहा है, नेगेटिव माहौल बन रहा है. तो we know the key answer is we know what to do. Firstly, we don't know in current political economy how to do it because it has a huge risk, right? तो सिमिलरली अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर का करने की बात करें या डीबीटी लाने की बात करें, पब्लिक डिस्क्लोजर की बात करें, सो ये सारे रिफॉर्म आइडियाज़ हैं, अच्छे हैं, पता भी हैं. बाय एंड लार्ज नाउ देर इज़ लार्जर अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग अप, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो वैसे ही लगता है कि अच्छा सेपरेट कर लोगे तो फिर उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर वो माल प्रैक्टिसेस आ रहे हैं तो. In any case, there are increasing number of complaints and grievances against private players also. Similarly, public disclosure अगर हम नहीं कर दिया हर डेटा का, and we know in some cases the indicators are not so good, it will look too bad. तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स कर लें when I don't really have control over my own teachers of performance of mal practices हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम करें कैसे, फायर हम कर नहीं सकते. सो देयर आर सर्टेन रीजंस विच इज़ हेल्पिंग अस, बट वंस अगेन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक because this is how is the change process. Or even when Gandhi said that first they laugh at you, then they fight with you, then they argue with you, and then you win. Then they worship you. हाँ, तो वो चेंज प्रोसेस में है. एंड द वे एक दूसरा मेरा लर्निंग है, आई वंस अगेन इट्स माई लिमिटेड लर्निंग एंड आई कैन बी रॉन्ग एंड देयर आर पीपल हु कैन चैलेंज इट, कंटेस्ट इट, इज हमारे देश में ना जब तक पानी सर के ऊपर नहीं आने लगता है ना, तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते. तो अभी ये जो पानी है वो हमारे चेस्ट तक आया है, अभी सर तक नहीं आया है. जैसे ही सर तक थोड़ा और प्रॉब्लम आने लगेगा, देन अल्टीमेटली द सिस्टम विल हैव टू शेक एंड फाइनली डिसाइड दैट कि ठीक है, इसको हम अब तक झेल रहा है, फाइनली विल हैव टू गिव अप. 91 का रिफॉर्म भी एज मच बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट थिंक इट हैपन आउट ऑफ कन्विक्शन, it happened out of compulsion. And therefore here also a disaster is building up, has already built up. We can only see the tip of the iceberg. जैसे ही वो ज़्यादा visible होने लगा, दिखने लगा, it will start collapsing और finally system को ये सारी चीज़ों को adopt करना होगा. And I see that traction building up. साजी, आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क? मेरा सीधा मानना है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन की जो इकोनॉमी है उसको लिबरल करना चाहिए. जैसा सभी क्षेत्रों में लिबरलाइजेशन आया तो उसका अच्छा रिजल्ट आया. मैंने एविएशन में बताया, टेलीकम्युनिकेशन में बताया, हमने इंश्योरेंस में बताया, बैंकिंग में बताया. अभी सुजय जी, इन जितने सेक्टर्स के आपने नाम दिए वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम था, रेगुलेटर एंड ऑपरेटर था, और ये रिफॉर्म्स लाया गया उसके बाद से हमारे देश ने काफ़ी उन्नति की. और एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इट्स ए नेशनल हिपोक्रेसी. मैं ऐसा मानता हूँ, जिस देश में आप पानी, बिजली, चिकित्सा, फूड, सब में व्यवसाय कर सकते हैं, एजुकेशन में भी कोचिंग सेंटर के माध्यम से बिजनेस हो रहा है. और देखिए फ्लोरिश कर रहे हैं एमटेक कंपनीज हैं. स्कूल्स को लिबर्टी देनी चाहिए, इससे स्कूल करने में मतलब प्रॉफिट करने के लिए, हाँ, ईज ऑफ स्टेब्लिशिंग स्कूल होगा. और जैसा लिबरलाइजेशन आने के बाद में
हमारी बाकी सेवाएं सस्ती हुई, जब ईज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्कूल हो जाएगा तो मैं मानता हूँ कि हमारी एजुकेशन की जो आज में जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा कंपटीशन आएगा, अच्छी वैरायटीज आएंगी। एक चीज़ ये है। दूसरा, विश्वास करना पड़ेगा। और तीसरा, इन सब के लिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और किसी भी कैपेसिटी में हैं, गार्जियन, हम सब लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और सबको अपने इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा दूर रख के बच्चों के इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। बच्चों में इसकी जागृति लानी पड़ेगी। बच्चों को छोटा समझना हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 साल की उम्र के बाद में बच्चा कोई चाइल्ड नहीं रहता है, वो यूथ हो जाता है। वो यूथ पे हमें भरोसा करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। और ये डीबीटी की जो बात मैंने कही है, ये भी हमारे बच्चे को, हमें ये सत्य जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, इन सत्य को और इस डिमांड को जनरेट करने के लिए कि बच्चा ये कहे कि मेरा अधिकार है कि मैं डेमोक्रेसी में हूँ, मेरे को एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हम लोगों ने एजुकेशन फॉर ऑल की तो बात की। हमारे गवर्नमेंट सिस्टम जो है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम जो है, वो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। क्वालिटी फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक उसके अंदर में लिबरलाइजेशन नहीं आएगा। लिबरलाइजेशन को हम प्राइवेटाइजेशन कहकर हम लिबरलाइजेशन से दूर भागना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। Amit, your concluding thoughts. However, one new thing has come up, profit in schools. So, in your conclusion, address that also. आप उसको एड्रेस कर दीजिए। और concluding remarks, ये जो प्रॉफिट इन स्कूल्स हैं, लीगली बैन है। ये स्कूल्स प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरप्लस कर सकते हैं, लेकिन जो ओनर है, ओनर मतलब ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोई भी आदमी हो, जो भी हो, उसको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बात हुआ है कि प्रॉफिट इंडिया में सोचा जाता है कि प्रॉफिट इज़ डर्टी, और ये फिर कम्युनिस्ट थॉट से आया है कि प्रॉफिट है वर्कर से चुराया हुआ है पैसा। जो वर्कर्स को पैसा दिया नहीं जाता है, वही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के ऊपर हमारे समाज में, हमारे देश में वैसे ही निगेटिव थॉट्स है। और स्कूल्स प्रॉफिट करेंगे, ये डबल है, दो गुना निगेटिव थॉट है। तो स्कूल वाले प्रॉफिट करता है, ये पाप है। तो ये कैसे होगा? साजी ने कहा कि प्रॉफिट अलाउ करना है, मैं भी मानता। तो आपके कंक्लूडिंग थॉट्स में ये भी था। क्योंकि हमने शुरुआत की इस बातचीत की कि भाई एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है। फॉर वॉट एवर रीजन्स, मल्टीपल रीजन्स एंड फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड, हो क्या रहा है। अब सोचिए बच्चे की लाइफ हमने क्या बना दी है। वो सुबह उठता है, लेट्स से 4-5 बजे, 6 बजे तक रेडी होकर स्कूल को भागता है। 7 बजे से स्कूल शुरू होता है, 12-1 बजे तक स्कूल चलेगा। फिर उनको बच्चा घर पे 2 बजे तक आएगा, मे भी लंच करेगा, हो सकता है थोड़ा रेस्ट करे ना करे, फिर उसको भागना पड़ता है स्कूल, ट्यूशन क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए, या घर पे कोई आ रहा है कोचिंग देने के लिए, राइट, उसमें चला जाएगा। उसके बाद से वो आएगा 4-5 बजे 6 बजे, तो हो सकता है उनको बैठ के होमवर्क का काम करना है, कोई असाइनमेंट बनना हो सकता है। उसके अलावा एडटेक का भी कोई है, बाइजू टाइप का टैब भी पेरेंट्स ने खरीद दिया, उस पर भी टाइम स्पेंड करना है, या यूट्यूब से लर्निंग कंटेंट देखना है। एंड दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स लाइफ हैज़ बिकम फॉर नेक्स्ट इन सम सेंस 12 ईयर्स। और अगर हाँ 12 to 15 ईयर्स। और अगर शुरू में ग्रेड 1 से ही ट्यूशन और ये एडटेक प्रोडक्ट का नहीं आ जाता तो 2-3 साल का गनीमत है, राइट। तो हमने बच्चों की ज़िंदगी क्या है बना दी है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और पढ़ने के बाद भी रिज़ल्ट ये आता है कि पढ़ लिया, ग्रेजुएट भी हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयबल भी आपको वो एडुकेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। एंड देयरफॉर आई थिंक नाउ पीपल शुड वेरी स्पेसिफिकली क्वेश्चन कि इज़ इट
this system worth giving, let's say, 30 to 50% of our lifetime. अगर मेरा 50 साल का ज़िंदगी है, 60 साल का है, 70 साल का है, उसमें से मैं 15, 20, 25 साल इस एजुकेशन सिस्टम को दे रहा हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रहा है, एंड therefore should I be investing substantial amount of my lifetime in this? वो एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, और इस तरह से हमने बच्चों की ज़िंदगी क्या बना दी है. एंड देन यू थिंक अबाउट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड केसेस एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग. वो सब क्यों हो रहा है? सिमिलरली आप एक बार पेरेंट्स के बारे में सोचिए. पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक टैक्स पे किया हुआ है थिंकिंग कि मेरे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, नहीं मिल रहा है. फिर क्या कर रहे हो? अब प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, यू नो, डबल कॉस्ट फिर से पे कर रहे हो. प्राइवेट स्कूल की अपनी प्रॉब्लम है, और वहाँ पे भी क्वालिफाइड टीचर्स है, XYZ करना है. तो एंड में स्कूल आपको क्या दे रहा है? आपने का एक क्वेश्चन था, डज स्कूल मैटर? मेरे ख्याल से नहीं, अब मैटर करना बंद कर दिया है. मैटर कहाँ पे करता है? देयर इज socialization, and one tangible benefit that it gives is certificate, that piece of paper at the end, जो कि वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिल सकता है, राइट? इसीलिए डमी एडमिशन, और इसीलिए वो ट्यूशन सेंटर, राइट? तो मुझे मालूम है कि मुझे स्कूल में आना है, 5 घंटे बैठने हैं, यहाँ से भी मेरे को नॉलेज मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों ही जगह. नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फिर मैं क्या जा रहा हूँ? थर्ड टाइम ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ. सो आई एम पेइंग थर्ड टाइम ऑल्सो फॉर द सेम सेट ऑफ पॉसिबल नॉलेज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट मेरे को फर्स्ट पेमेंट में भी मिल जाना चाहिए था. तीसरी बार पे किया. उसके बाद हो सकता है मेरा जो ट्यूशन दे रहा है वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, राइट? स्कूल में क्वालिफाइड है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहा है. यहाँ पे कोई डिलीवर करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि आपका जो लोकल टीचर होगा, ट्यूशन सेंटर होगा, 1, 2, 5 किलोमीटर के रेंज में से होगा, मे नॉट बी द बेस्ट टीचर. एंड देयरफॉर फिर क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से चौथा या 5वां सेट ऑफ पेमेंट होगा कि एडटेक प्रोडक्ट खरीदा दिया, बायजू खरीदा दिया, यूट्यूब करा दिया, खान अकाडमी करा दिया, तो बच्चे का सो पेरेंट्स 5वां टाइम ही पे कर रहे हैं वंस अगेन फॉर द सेम मे बी बॉटल ऑफ वाटर और मे बी सेम फूड जो एक पेमेंट पे मिल जाना चाहिए. देन देर इज़ छठा पेमेंट ऑल्सो दैट मेनी पीपल डोंट सी, और कई जगह स्टेट्स में थोड़ा वेरी करता है, विच इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट. जब आया 25% रिजर्वेशन लाया, बहुत सारे स्कूल को वाकई जो स्टेट्स में रिम्बर्स में मिल रहा है वो सही कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है, फाइलिंग प्रोसेस है, टाइमली लेट पेमेंट है. स्कूल्स ने क्या करना शुरू किया कि भाई ठीक है, नाउ आई एम मैंडेटेड टू गिव एडमिशन. पैसा आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम है, आ गया तो ठीक, नहीं तो उन्होंने क्या किया, तेज़ी से फ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया. तो वो 25% का भी रिकवर किससे कर रहे हैं? उन्हें 75% से. सो नाउ थिंक अबाउट पेरेंट्स का लाइफ. और आई एम एक्चुअली अफ्रेड नाउ, आई हैव अ किड, कि मेरे को आई विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. तो मैं 5-6 बार पेमेंट कर रहा हूँ एंड स्टिल क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और मैं खुद से अपनी बच्चे की ज़िंदगी नरक बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस जो काम 2 घंटे में उसके साथ हो जाना चाहिए, उसके लिए अब उसको 10 घंटे स्ट्रगल करना है, राइट? सिमिलरली यू मे थिंक ऑफ द लाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. उनके लिए थी, कई बार उनको अकाउंटेबल किया जाता है कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं हुआ, ये लर्निंग इंडिकेटर इम्प्रूव करना है, ये ट्रांसपेरेंसी लाना है, लेकिन यू नो दोज गाइज कैन बी पेनलाइज्ड, बट दे नो कि वो सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है या पहले से लोगों ने ऐसा कर रखा है, मैं कुछ खास कर नहीं सकता. तो आप मेरे को अकाउंटेबल बनाओ, मेरे को पेनलाइज करो, बट इवन इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम आई कांट चेंज द सिस्टम. तो इसमें सबकी लाइफ ख़राब हो रही है, राइट? और नाउ अब ये मैंने बस एक्सप्लेन किया कि हाउ बैडली इट इज़ डिज़ाइन एंड देयरफॉर द बैड आउटकम्स, और सबकी लाइफ हेल बन रही है. नाउ हियर आई से दैट देयर इज़ एन अर्जेंसी कि जितनी जल्दी ये हम कर दें, हम इसको सॉल्व करें, उतना अच्छा है. क्यों? नाउ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन अस दिस ड्रीम एंड विजन that at least by 2047 India should become a developed nation, right? तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे कि अगर डेवलप नेशन बनना है तो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, वो 4-5-6% से नहीं होगा.
मिनिमम 9, 10, 11% ऑफ एनुअल ग्रोथ चाहिए। एनुअल इतना ग्रोथ आएगा कहाँ से अगर हमारे पास जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है इट इज़ नॉट हाईली कॉम्पिटेंट इन हाई कैपेसिटी और एफिशिएंसी नहीं है तो वो होगा नहीं। और उसके लिए क्या करना होगा? एजुकेशन। द बिगेस्ट someone has said that the best skilling program is give good quality of education। तो वो एजुकेशन ज़रूरी है। नाउ थिंक अबाउट इट, जो हमें 2040 के बाद लेबर फोर्स चाहिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, द एज्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। नाउ आपका जो यंग पॉपुलेशन है उसका हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.2 वहाँ तक आ चुका है, उसके बाद तो नीचे आने वाला है। सो अभी तक जो पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा था, थोड़े दिनों बाद एंड द प्रेडिक्शन इज़ आफ्टर 2040 ये प्लेटू होगा, स्टेबल होगा, फिर नीचे आने लगेगा। उसका अर्ली इंडिकेटर आपको अभी से दिख रहा है। एट एन अर्ली ग्रेड प्री प्राइमरी लेवल पे आपके बच्चों का नंबर कम होना शुरू हो गया है, राइट? सो वी हैव बिग टारगेट। The demographic situation is such that now we will have lesser of younger working population, more number of aged population which will require pension and care and therefore they cannot productively involve in economy। तो हमारे पास ये कम वर्किंग फोर्स है, इसकी कैपेसिटी हमें हाईली बढ़ानी पड़ेगी टू बी एबल टू डिलीवर दैट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो बच्चे जो 2014 में आपके मार्केट में लेबर में पार्टिसिपेट करेंगे, दे आर इन ग्रेड 1 टुडे, राइट? एंड देयरफॉर अगर हमने अभी अर्जेंटली रिफॉर्म करके अभी से उन बच्चों को हाई कैपेसिटी डेवलप करना नहीं शुरू किया, वी आर गोइंग टू मिस दिस रेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन फॉर एवर, मे बी नॉट एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम टू पीसी। And therefore I see it has become urgent। एकदम सारा काम छोड़ के सबसे पहले ये काम करने की जरूरत है। डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब आप बताइए, से बता दीजिए। विकसित भारत, जहाँ पे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हो, वहाँ जहाँ पे कि अभी हमारा रफली पर कैपिटा इनकम कितना है? रफली $3,000, $2,500 जैसा है, और अब उसको बढ़ के हमें पढ़ाना है $15,000। मिनिमम 15,000। कितना गुना हो गया? 3 to 15, 5 times। 5 times बढ़ाना है, 5 गुना बढ़ाना है 20 साल के अंदर में। फिर पेंडिंग केसेस कम करना, 0 करना है पेंडिंग केसेस। आई मीन आपका सिर्फ पैसा से तो होगा नहीं, राइट? हाँ। फिर कोर्ट में, पुलिस में आपका केसेस, करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं, वो ठीक होना होगा। So Right to speech, other things like police reform, administration reform, judicial reform। मैं कह रहा हूँ विकसित भारत जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हर किसी का इनकम 12 लाख रुपया होना होगा। 12 लाख रुपया पर कैपिटा। लोएस्ट इनकम होना होगा 3 लाख रुपए। तो सोच लीजिए दर्शक श्रोता कि हर किसी का इनकम 12 लाख, एवरेज 12 लाख और लोएस्ट 3 लाख। तो एजुकेशन अब तो हो तो नहीं रहा। इसीलिए मैं प्रिस्क्रिप्शन बताइए। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन बताइए कैसे होगा। सो फॉर मैं इससे पहले जब भी बात करता था तो एंड मोस्टली विल अग्री कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है एंड देयरफॉर आई एम चूजिंग माय वर्ड्स। ये अर्जेंट है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अब भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज विल मिस द बस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं समझ लेता हूँ कि आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपने कर दिया। तो ठीक है, मैं थोड़ा रैप कर देता हूँ। आप ही पहले तो विजय शाह जी, आपको थैंक यू। सिलीगुड़ी से आप आए हैं इतना दूर से, और अभी आज ही लौट जाएंगे। हामिद को कंपनी देते हुए आप सुबह आए हैं। और को चले आसान से मुझे बहुत प्यार है। मेरा घर नॉर्थ लखीमपुर भी है, मैंने अपने जीवन के बहुत साल वहाँ बिताए जी। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि एक तो डीबीटी खुद ब खुद अकाउंटेबिलिटी लाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अगर ख़राब रिजल्ट करता है 1 साल, उसको अपॉर्चुनिटी और 1 साल ही मिलेगा। 3rd ईयर अगर ख़राब हो गया तो उसका स्कूल बंद हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूल ऑटोमेटिकली अकाउंटेबल है रिज़ल्ट देने के लिए।
जो रिज़ल्ट समाज कहता है कि ये रिज़ल्ट मुझे चाहिए, अब जो रिज़ल्ट सिस्टम चाहता है वो बकवास है, वो सही असेसमेंट नहीं है, हमारा असेसमेंट वैलिड नहीं है। फिर भी जो असेसमेंट कहता है, बोर्ड कहता है, ये अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप अच्छा स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल वो कर देते हैं, नहीं करेगा तो बंद हो जाएगा। तो डीबीटी अगर होता है, स्कूल वाउचर प्रोग्राम होता है, तो हर वैसा स्टूडेंट्स, बच्चा जिसको सबसे अच्छा एजुकेशन चाहिए अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसके पास समर्थ है वो तो प्राइवेट में जा ही रहा है। कौन जा रहा है? गवर्नमेंट में। एक्सेप्ट आप कुछ केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए या आप JND देख लीजिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं जिसमें ठीक ठाक हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है? जिसके पास कोई उपाय नहीं, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये एक उपाय है, डीबीटी उपाय। गवर्नमेंट को स्कूल डायरेक्टली चलाने की कोई ज़रूरत, गरीब लोगों को ये स्कूल वाउचर के जरिए अच्छे से अच्छे स्कूल में, अभी मिनिस्टर के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ेंगे। एक रिक्शा वाला के, धोबी वाला के, एक सब्जी वाला का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जहाँ मिनिस्टर के बच्चे पढ़ते हैं वहीं पढ़ेगा। वो हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर किसी पार्टी को जो गवर्नमेंट बनाता है उसको ये दिखाना है कि देखो मैंने हज़ारों लोगों को नौकरी दे दिया, मुझे वोट दो, अगले बार भी मुझे वोट दो। पढ़ाई हो रहा है कि नहीं वो छोड़िए, पढ़ाई तो हो नहीं रहे, हम दादा पे दादा देख रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ने जो कहा कि जो हम लोग का सिस्टम है वो जो ठीक करना है, उसमें एक है कि स्कूल एजुकेशन को फीडर नहीं बनाना है, वो अलग करना है। पहले अनफॉर्चुनेटली, मतलब आप कह सकते हैं कि पेडागोजी पहले ठीक होगा उसके बाद असेसमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। पहले असेसमेंट ठीक होता है फिर पेडागोजी होता है। अगर एक चैप्टर में, मैं जब सिखाता हूँ, अगर एक चैप्टर में देखा जाता है कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें हम लोग इन डेप्थ जाने के लिए हमें टाइम का प्रॉब्लम होता है। स्पेशली क्लास 12 में आपको 100 डेज ही मिलता है टीचिंग का, 100 डेज, सिर्फ 100 डेज, क्योंकि वो नवंबर बार के बाद तो क्लास ही ख़त्म, उसके बाद एग्ज़ाम्स का प्रेशर शुरू। तो ये 100 डेज में जब आपको ख़त्म करना है, चैप्टर पढ़ाना है, तो अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम में आपको ये लिखा गया है कि इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो असेसमेंट सिस्टम विली नीली, आप चाहे या ना चाहे, आपका असेसमेंट सिस्टम ही आपका डिक्टेट करेगा आपका पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या रहेगा। सिमिलरली अगर हायर एजुकेशन ठीक नहीं होता है, उसमें अच्छे सप्लायर ज़्यादा नहीं होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, हर किसी का एडमिशन में कितना प्रेशर रहता। तो ये हायर एजुकेशन जो प्रोवाइडर्स, वो सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक सिर्फ 1 लाख सीट्स रहेंगे MBBS के, जिसको बढ़ा के 5 लाख, कम से कम 5 लाख तो कीजिए। जो करना है वो कीजिए, जो करना है वो करना होगा। और नहीं तो जो आपने बताया कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है वो डेमोग्राफिक लाइबिलिटी बनेगा। बन तो रहा ही है, क्योंकि कितना रिसर्च ने दिखाया है कि हमारे ग्रेजुएट्स ना अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयेबल है। हम सीखा इतना गड़बड़ी सीख के आया है, पहले उसको मेमोरी से हटा, निगेटिव है उसको 0 करना पड़ेगा, फिर सही बात सिखाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक करने का रास्ता हमें पता है। लेकिन करेक्ट इंटरेस्ट इंसेंटिव्स में अलाइंड है। हाँ, मिसअलाइंड है। तो थैंक यू सो मच हमें, आपका बिजी शेड्यूल, आप दिल्ली के निवासी हैं, मतलब वैसे तो आप बनारस के हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं, आपका कर्मभूमि है, यहाँ से गुवाहाटी काम के लिए आए हैं, और आप इतना दिन स्कूलों के साथ घुमा है तो शाह जी ने आपको यहाँ तक कॉम्पेटी दे के आगे, और इसी का सुविधा हम फ़ायदा लेते हुए आज का पॉडकास्ट
तो हम आशा करते हैं कि ये लंबा पॉडकास्ट दर्शक सुन के ये तय करेंगे, देखेंगे कि कितना बातें हम लोगों ने काम का कहा, कितना गलत कहा। तो उसमें से सही गलत तो दूसरी बात है, लेकिन एंगेज्ड हो और जो सही वो कराने के लिए देश आपका है। और कैनेडी ने क्या कहा था, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री इज डूइंग फॉर यू, आस्क व्हाट इज फादर डूइंग फॉर योर कंट्री, राइट। तो देश के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये एडुकेशन ऐसा है कि हमारा देश अभी 91 का जो लिबरेशन हुआ उससे थोड़ा सा तो हो गया हमें। अब हम लोग बात तो कर रहे हैं, एक इंटरनेट के ज़रिए पहुंचा तो रहे हैं, पहले तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबको एंगेज होना पड़ेगा। एडुकेशन हमारे बच्चों के लिए। जी, आप कुछ कहना। एक बिकॉज यू आर कंक्लूडिंग, और आपने जॉन एफ कैनेडी की बात कही, मे बी वन ऑफ द रीजंस क्योंकि हम अरे इतने बात करने एफर्ट लगाने के बाद ही नहीं हो पा रहा है। एंड एज आई सेड, at times it becomes ultimately political economy question where the politicians do not have long-term vision and interest to do it. अब उसको कैसे हम शायद वो चेंज हो सकता है, उसके बारे में अब्राहम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कोट है, एंड मे बी दैट इज़ वेयर यू विजय जी एंड अदर्स कैन हेल्प. He said, the philosophy of the school room in one generation will be the philosophy of government in the next. Absolutely true. और इसी के साथ थैंक यू सो मच। श्रोता दर्शकों को मेरा धन्यवाद, आप लोगों ने यह पॉडकास्ट सुना, देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.